वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क एंड अ हूप। डिस्क और हूप की मैं आपको शेप दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास एक डिस्क और हूप है। ये इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देती हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको डायग्राम में इसको लेबल करूँ तो हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है। ये हमारे पास एक हूप है, ठीक है, जो कि अंदर से जिसका हॉलो होता है। और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक डिस्क है। ठीक, ये हमारे पास डिस्क है और ये हमारे पास हूप है। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि इस डिस्क और हूप को हमने एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा है। और इंक्लाइन प्लेन के बारे में जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास एक जो एक सर्टेन हाइट पे हम किसी मतलब कि कोई ऐसे लेवल को अगर हम रखते हैं तो वो हमारे पास इंक्लाइन प्लेन कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी जो हाइट है वो हमारे पास h है, ग्राउंड से इसकी जो हाइट है हमारे पास h है। और अब हमने क्या किया है कि एक टाइम के ऊपर मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्टली हमने इन दोनों को जो है वो एक सर्टेन हाइट से, जो इसका हाइट मतलब कि एक पॉइंट है, ए पॉइंट अगर मैं कह देती हूँ, ठीक, और ये बी पॉइंट कह देती हूँ, यानी कि पीक पॉइंट जो इंक्लाइन प्लेन का है उसको मैंने ए पॉइंट कह दिया। और जो नीचे वाला पॉइंट है जो ग्राउंड को टच कर रहा है वो मेरे पास बी पॉइंट है। ए पॉइंट से जब मैंने इन दोनों को रिलीज किया यानी कि छोड़ा है, तो अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये इन दोनों में से कौन जो है वो ग्राउंड को मतलब कि कब रीच करेगा, कौन पहले रीच करेगा, कौन बाद में रीच करेगा, और फिर उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो किस तरह से हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जिस तरह से हम जानते हैं कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है स्टूडेंट्स, तो उसके पास एक एनर्जी होती है जिसे हम क्या कहते हैं कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन। और उसमें हमारे पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। एक हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और एक हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है जिस तरह से इसको मैं TRAN लिख सकती हूँ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए। और एक हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कौन सी एनर्जी होगी कि जब कोई बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, तब उसके पास एनर्जी यानी कि कोई एंगल चेंज कर रही है। मोशन में तो है वो बॉडी लेकिन उसका एंगल चेंज हो रहा है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर वो मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि एक स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है, तो फिर उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब अगर मैं केस वन की बात करूं, केस वन जिसमें मैं एक डिस्क का केस लेने जा रही हूं, यानी कि मेरे पास एक डिस्क का केस सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, डिस्क डिस्क का केस ले लिया। अब मैं डिस्क को देखती हूँ अगर कि उसके उसके ऊपर जो उसके पास जो एनर्जीज हैं उनकी क्या हमारे पास वैल्यूज आती हैं। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की बात करें, क्योंकि ये डिस्क जो है ये क्या कर रही है कि अपनी जो एक पॉइंट एक्सिस है या फिर पॉइंट सेंटर पॉइंट है उसके अकाउंट मतलब के अलॉन्ग जो है वो रोटेशन भी कर रही है, यानी कि सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रही है, और साथ साथ जो है वो नीचे स्क्रोल होके भी नीचे आ रही है, यानी कि वो अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव कर रही है। और दूसरा ये है कि वो नीचे भी जो है वो मूव कर रही है। तो यानी कि उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो दोनों तरह की होगी, एक रोटेशनल होगी और एक हमारे पास ट्रांसलेशन होगी। अगर रोटेशन की बात करें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क जो है वो हमारे पास हम किस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमारे पास फॉर्मूला है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर्स में जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था कि हमारे पास ये किस तरह से आता है। और आई जो है वो स्टूडेंट्स इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ओमेगा जो है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है जो इस डिस्क की है, यानी कि जिस एंगल पे ये मूव कर रहा है उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। अब आई जो है वो आई हमारे पास डिस्क के केस में स्टूडेंट्स इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो कि हमारे पास आती है हाफ एम आर स्क्वायर। हाफ एम आर स्क्वायर, जैसे कि आई का जो जनरल फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आई का जो जनरल फॉर्मूला है वो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, जो कि हमने रिजिड बॉडी के लिए पढ़ा था, एम आई इंटू आर आई का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंट शेप्स के लिए यानी कि डिफरेंट जो शेप्स होती हैं बॉडी की उसके मुताबिक हमने जो है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो अब हम उन्हीं वैल्यूज को यूज करते हैं। जैसे डिस्क के केस में जो उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है वो हमारे पास हाफ एम आर स्क्वायर आई है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो है मैं स्टूडेंट्स ऊपर वाले फॉर्मूले में यानी कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में पुट करती हूँ, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर जब मैं इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व करती हूँ मेरे पास जो आंसर आता है 1/4 इंटू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गए। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की वैल्यू आ गई। अब हम क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन है यानी कि लीनियर का एंगुलर के साथ वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब मैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा का अगर रिलेशन इसमें पुट करूं, क्योंकि मैं इसको v की टर्म्स में लिखना चाह रही हूँ, जस्ट एक बेसिकली एक आपकी राइटिंग में आपकी बात है कि आप
जिस टर्म्स में आप उसको लिखना चाह रहे हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाली चीज की जगह मैं वी स्क्वायर पुट कर सकती हूँ। तो मेरे पास जो इसका फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्क के केस में, वो मेरे पास आ रही है हाफ 1/4 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है डिस्क के लिए। अब अगर मैं हूप के लिए देखूं, हूप के लिए अब सेकंड केस यानी कि हूप के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ मैं लिख देती हूँ कि मैं हूप की बात करने जा रही हूँ। और हूप के लिए अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखूं स्टूडेंट्स, तो वो मेरे पास उसी फॉर्मूला से हम निकालेंगे जो कि है हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में अब आई की जो वैल्यू होगी यानी कि हूप के लिए जो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है वो है हमारे पास एम आर स्क्वायर। ठीक है, अगेन ये जो है हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि हमारे पास डिफरेंट शेप्स के लिए यानी कि सिलेंडर्स के लिए, हूप्स के लिए और डिस्क के लिए डिफरेंट है। और डिस्क के लिए हूप के लिए जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो एम आर स्क्वायर है। अब ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगी तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की वैल्यू आएगी, यहाँ मैं रोटेशन भी लिख देती हूँ ताकि इसको हम स्पेसिफाई कर सकें, अलग से डिस्टिंक्शन इसकी जो है वो हमारे लिए आसान हो जाए। एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है स्टूडेंट्स वो हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर है। ठीक, अब यही चीज अगेन हम इसको v में कन्वर्ट कर सकते हैं यानी कि लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि v जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, आर ओमेगा के बराबर है। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट बनता है यानी कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन फॉर द केस ऑफ अ हूप हमारे पास क्या बनता है 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2 एम वी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर मेगा के जरिए मैंने क्या लिख दिया वी स्क्वायर। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल ली। अब अगर हम देखें यानी कि अब दोबारा से मैं आपको फिगर की तरफ लेके जा रही हूँ स्टूडेंट्स के, अगर हम इस फिगर को और से देखें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो कि बातें हमने पहले भी पढ़ रखी हैं कि हमारे पास जो बॉडी यानी कि अगर सर्टन हाइट पे हो तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी कि अगर वो किसी हाइट पे मतलब कि मोशन नहीं कर रही यानी कि एक हाइट अटेन की है उसने और वो स्टैंड बाय पोजीशन पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब वो मोशन में आ जाती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे पड़ी है तो जब वो ए पॉइंट पे पड़ी होगी तो उसके बाद मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी और जब वो बी पॉइंट पर आएगी तो उसके बाद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ड्यू टू इट्स मोशन। और इस ए पॉइंट पे जो उसके बाद एनर्जी होगी वो मतलब कि आप उसकी पोजीशन की वजह से होगी और काइनेटिक एनर्जी है वो उसकी मोशन की वजह से होगी। तो अगर हम देखें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अगर हम एनर्जी की बात करें स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी यानी कि हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास सम ऑफ ऑल द एनर्जीज जो है वो कांस्टेंट रहेगी। जिससे मैं ये लिख सकती हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं डिस्क का केस अगर देखूं तो मैं कह सकती हूँ कि मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है, टोटल के लिए मैंने पूरा चलने लिख देते हैं, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी के बराबर आ जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी इस डिस्क के लिए हमारे पास क्या होगी, mgh होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू mgh रहेगी क्योंकि वो सर्टन हाइट h पे पड़ी है और g जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और m हमारे पास मास ऑफ द डिस्क है। ठीक है, और फिर काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है वो अगेन स्प्लिट हो रही है दो तरह से, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास डिस्क जो है वो दो तरह की मोशन परफॉर्म करी है, एक ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करी है और एक रोटेटरी मोशन परफॉर्म करी है। यानी कि अपने सेंटर के क्रॉस जो है वो रोटेशन भी करी है और साथ साथ जो है वो एक डिस्प्लेसमेंट भी परफॉर्म करी है कि वो एक सर्टन हाइट से नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो काइनेटिक एनर्जीज की वैल्यू आ गई। अब मैं इसी चीज को अगर इसमें वैल्यूज पुट करूँ, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो कि हम जानते हैं वो हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर होती है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है डिस्क के लिए वो हमारे पास क्या है 1/4 एम वी स्क्वायर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट्स यानी कि एम की वैल्यू जो आप देख सकते हैं वो हमारे पास कैंसिल अप हो रही है क्योंकि वो दोनों साइडों पे कॉमन आ रही है और GH इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं 1/2 प्लस 1/4 तो हमारे पास क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर आता है 3/4। ठीक है, 3/4 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, अब वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम जो है वो v की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द केस ऑफ डिस्क, यानी कि v की वैल्यू हमारे पास डिस्क के लिए कैसे निकल आएगी कि अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं वहाँ 4/3 हो जाएगा इंटू GH और अंडर रूट अगर हम कर दें मतलब दोनों साइडों पे तो हमारे पास स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास डिस्क की जो है वो वेलोसिटी आ गई है जो कि 4/3 GH आई है। अब हम हूप के लिए इसी तरह बिल्कुल हूप के लिए यही प्रोसेस कंटिन्यू करते हुए हम हूप के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
अब हुप के लिए अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो हुप के लिए भी हमारे पास जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी टोटल पोटेंशियल एनर्जी के। और ये किस केस में हो सकता है कि अगर हम एक्सटर्नल फ्रिक्शनल फोर्सेस को निग्लेक्ट कर दें, यानी कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, अगर वो नीचे आ रहे हैं इंक्लाइन प्लेन से दोनों, यानी कि हुप और हमारे पास जो डिस्क है ये दोनों अगर मतलब कि नीचे आ रहे हैं तो इनके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस एग्जर्ट नहीं हो रही और ये हमने जस्ट कंसिडर किया है, ठीक है। उस केस में हमारे पास जो है वो टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी, अदरवाइज जो है वो फ्रिक्शनल लॉसेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर हम उन लॉसेस को निग्लेक्ट कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो होल्ड करती है। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास इस केस में अगेन जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आती है, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि रोटेशनल प्लस काइनेटिक, और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो अगेन mgh है, जो कि हमारे पास इस पॉइंट पे जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी, ठीक। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज डालते हैं तो हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, हाफ mv² है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास हाफ mv² है, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट की है इनटू mgh, ठीक है। अब ये चीज एम अगेन जो है वो हमारे पास सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास v² इज इक्वल टू gh आ जाता है, और ये हमें इम्प्लाई करता है, यानी कि इससे हम निकाल सकते हैं कि v की वैल्यू फॉर द केस ऑफ हुप जो है वो हमारे पास क्या आई है, अंडर द रूट gh, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास दो फॉर्मूलेस आ गए, एक डिस्क का और एक हमारे पास हुप का आ गया, जो कि जिससे हमने वेलोसिटीज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली है, ठीक। अब यहाँ मैं इसको दोनों फॉर्मूलाज को जो है वो लिख भी देती हूँ कि यानी कि जो हमने निकाल लिए हैं फॉर्मूलाज, एक हमारे पास आया है v डिस्क का फॉर्मूला, ठीक है। v डिस्क का फॉर्मूला हमारे पास आया स्टूडेंट्स अंडर द रूट 4/3gh, और हमारे पास v हुप का जो फॉर्मूला आया वो हमारे पास क्या है, अंडर द रूट gh। अगर हम ये चीज इधर पुट कर दें, यानी कि अंडर द रूट gh को मैं किस तरह से लिखूं, v डिस्क इज इक्वल्स टू, ये देखिए मैं इसको किस तरह से लिखना चाह रही हूँ, v डिस्क इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 4/3 इंटू अंडर द रूट gh, मैंने स्प्लिटिंग की अंडर रूट की, और फिर उसके बाद v डिस्क को मैंने किस तरह से लिख दिया कि मैंने अंडर द रूट 4/3 इंटू अंडर द रूट gh की जगह मैंने v हुप डाल दिया, ठीक है। v हुप की वैल्यू डाल दी, क्योंकि अंडर द रूट gh हमारे पास किसके बराबर है, v हुप के बराबर है। तो जिससे मुझे ये पता चल जाता है कि ये देखिए अगर स्टूडेंट्स, जिससे मुझे पता चल जाता है कि v डिस्क की जो वैल्यू है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है ग्रेटर है v हुप से, क्योंकि अगर मैं इस वाली टर्म को यानी कि 4/3 अंडर रूट की टर्म को मल्टीप्लाई करूं v हुप से, तब वो मेरे पास v डिस्क के बराबर बनती है। यानी कि इस इक्वेशन से हमें ये बात समझ में आती है कि ये इक्वेशन कब होल्ड करेगी, कि अगर हमारे पास अंडर द रूट 4/3 की वैल्यू जो है, फॉर एग्जाम्पल उसकी जो वैल्यू अगर मैं कैलकुलेटर से देखूं तो मेरे पास कितनी आती है, 1.154, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूं v हुप की वेलोसिटी के साथ, तब मेरे पास वो किस चीज के बराबर आएगी, v डिस्क की वेलोसिटी के बराबर आएगी, जिससे मुझे पता चला कि v डिस्क जो है वो ग्रेटर वेलोसिटी अटेन कर रहा है एज कम्पेयर टू v हुप, यानी कि डिस्क की वेलोसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हुप की वेलोसिटी से। अब जिस चीज की वेलोसिटी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, वो ज्यादा जल्दी जो है वो ग्राउंड की तरफ रीच कर जाएगा, और जिसकी वेलोसिटी कम होगी वो थोड़ा ज्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर्ड करेगा, यानी कि वो थोड़े टाइम के बाद जो है वो ग्राउंड को हिट करेगा। जिससे मैं ये कंक्लूजन निकाल सकती हूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो डिस्क है, यानी कि जब हम एक ही टाइम पे, यानी कि एग्जैक्टली एक टाइम पे मैं इन दोनों को रिलीज करती हूँ एक जगह से, यानी कि एक सर्टन हाइट से मैंने इंक्लाइन प्लेन से इन दोनों को रिलीज किया, तो मैंने ये देखा कि मेरे पास जो डिस्क है उसकी क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा निकली थी, इसलिए वो जल्दी ग्राउंड को हिट कर जाएगा, यानी कि बी पॉइंट पे वो जल्दी पहुंचेगा एज कम्पेयर टू हुप, यानी कि हुप के मुकाबले में वो जल्दी पहुंच जाएगा। जिससे एक तो मैंने उनकी वेलोसिटीज की वैल्यू निकालनी, और दूसरा मैंने एक एक्सपेरिमेंट जो मैंने अपनी कैलकुलेशंस की उसके जरिए भी मैंने ये कंक्लूजन्स निकालनी है, डिस्क जो है वो हमारे पास जल्दी रीच करता है फॉर द मतलब कि एज कम्पेयर टू हुप, ठीक है। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ डिस्क एंड अ हुप, जो कि आज हमने स्टडी किया।